One, bricks, bits and bones. That chapter also called Indus Valley Civilization. यानी कि एक ऐसी सभ्यता जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द डेवलप हुई. द सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड फ्रॉम इंडस रिवर along with its tributaries. इस सिविलाइजेशन का जो टाइमिंग है, द टाइम ऑफ दैट सिविलाइजेशन वाज 2600 BCE टू 1900 BCE. अब हम जो इस चैप्टर में जो आपको डिस्कस किया गया है, इस चैप्टर को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के मैच्योर टाइम को मेंशन किया गया है, 2600 BCE से लेके 1900 BCE तक का. तो फिर उसके पहले के टाइम को या उसके बाद के समय को हम किस नाम से जानते हैं? तो 2600 BCE के पहले के टाइम को हम प्री हड़प्पन पीरियड के नाम से जानते हैं, जो जनरली आर्कियोलॉजिस्टों और हिस्टोरियंस ने सजेस्ट किया है कि फ्रॉम 4000 BCE टू 2600 BCE दैट वाज द टाइम ऑफ प्री हड़प्पन पीरियड. फ्रॉम 2600 BCE टू 1900 BCE that was the time of mature Harappa, and the third one is the later Harappa, that is 1900 BCE to onwards. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो स्टडी किया जाता है उसको तीन भाग में बांट के पढ़ा जाता है, प्री हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और लेट हड़प्पा. इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग मैच्योर हड़प्पा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. मैच्योर हड़प्पा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सिविलाइजेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं. वो सारी विशेषताएं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इस पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन में दिखाई पड़ता है. इसीलिए इस पीरियड को मैच्योर हड़प्पा बोला जाता है. अब बार बार इस सिविलाइजेशन में हड़प्पा शब्द का इस्तेमाल हो रहा है. हड़प्पा क्या है? तो आर्कियोलॉजिस्टों ने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का अध्ययन करना शुरू किया तो बहुत सारे एक्सकेवेशन शुरू हुए, और जो पहला एक्सकेवेशन था वो हड़प्पा सेटलमेंट का था. हड़प्पन सेटलमेंट में फर्स्ट टाइम सच टाइप ऑफ एक्सकेवेशन वाज डन बाय आर्कियोलॉजिस्ट. द नेम ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट वाज दयाराम साहनी in the year of 1921. That's why that civilization mentioned as a Harappan civilization. अब एग्जामिनेशन में एक प्रश्न ये भी आता है कि why that period was known as Harappan culture, why that civilization also mentioned as a culture. तो इसको कल्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक सर्टेन पीरियड में, एक सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया में एक निश्चित विशेषताओं वाले ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल इस सभ्यता में रहने वाले लोगों ने किया. चाहे वो पोएट्री हो, चाहे वो ऑर्नामेंट्स हो, चाहे वो टूल्स हो, ये सारी चीजों में एक यूनिफॉर्मिटी दिखाई पड़ती है. सिंधु घाटी और उसके सहायक नदियों के इर्द गिर्द बहुत सारे सेटलमेंट्स का एक्सकेवेशन हुआ, उत्खनन हुआ, और उत्खनन के फलस्वरूप बहुत सारे जो सामान खुदाई में पुरातत्वविदों को, आर्कियोलॉजिस्टों को प्राप्त हुए, वो एक तरह के थे. इसीलिए इसको कल्चर की संज्ञा दी गई कि ये एक हड़प्पन कल्चर है, एक सिविलाइजेशन है जहां पर लोग 2600 BC से 1900 BC के इर्द गिर्द रहते होंगे. तो ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया कि ये सिविलाइजेशन इंडस सिविलाइजेशन है और इसका टाइम पीरियड ये है. लेकिन आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री वॉज नॉट ओनली द नैरेटिव्स. इतिहास जो है सिर्फ कहानी नहीं है. द हिस्ट्री कंप्लीटली बेस्ड ऑन सोर्सेस. वॉट एवर द थिंग्स वी हैव इन द पास्ट, द एंटायर थिंग स्टडीड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट एंड दे ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट द थिंग. ऑन द बेसिस ऑफ दिस सोर्सेस द हिस्ट्री इज कंपाइल्ड बाय द हिस्टोरियंस. तो सवाल उठता यह है कि फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए इतिहासकारों ने सूचना कैसे प्राप्त की. तो मैं आपको यहां बता दूं कि इतिहास के अध्ययन में जब भी हिस्टोरियन हिस्ट्री को स्टडीड करता है तो बेसिकली उसके लिए दो तरह के सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है.
एक सोर्स को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और दूसरे सोर्सेज को हम बोलते हैं टेक्सचुअल सोर्सेज। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है और टेक्सचुअल सोर्सेज किसको कहते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत किसी भी तरह के पोएट्री, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, मॉन्यूमेंट्स, इन सब चीजों को रखा जाता है। जनरली ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एक्सकेवेशन में, उत्खनन के दौरान पृथ्वी के अंदर से खुदाई में प्राप्त होते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। कार्बन 14 मेथड के हिसाब से उसका टाइम काउंट किया जाता है और यह समझा जाता है कि ये वस्तु इस पीरियड का है। इसको हम, इस तरह के सोर्सेज को हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं। हिंदी में इसको पुरातात्विक स्रोत भी कहते हैं। दूसरा जो सोर्स है उसको हम टेक्सचुअल सोर्स बोलते हैं, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कोई भी रिटेन डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं। ये कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई इंस्क्रिप्शन हो सकता है जो उस समय के कंटेम्पोररी पीरियड में लिखा गया। इसके अलावा किसी ट्रेवलर्स का कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई उसका बुक है, उसको भी हम टेक्सचुअल सोर्सेज के अंतर्गत ट्रीट करते हैं। तो बेसिकली हिस्ट्री में इन दो सोर्सेज के आधार पर सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं और उन सूचनाओं को इंक्लूड करके एक इंफॉर्मेशन, एक ऑथेंटिक, एक ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री बनाने का प्रयास किया जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ये हिस्ट्री है, ये पूरी तरह से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है? इसके पीछे मेन रीजन ये है कि सो मेनी इंस्क्रिप्शन और स्क्रिप्ट्स हैव बीन फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट of Indus Valley civilization, but till date that inscriptions or scripts is not understood by the archaeologists or the historians। जो कुछ भी लेखन शैली के इंस्क्रिप्शन सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त हुए हैं, वो स्क्रिप्ट आज तक किसी को समझ में नहीं आया और लोग उसको पढ़ नहीं पाए। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो इंटायर इंफॉर्मेशन है, ये इंटायर इंफॉर्मेशन आर्कियोलॉजिकल सोर्स के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि जो टेक्सचुअल सोर्सेज हैं वो टिल डेट अनडेसिफर्ड है, उसको समझा नहीं गया है, उसका अध्ययन नहीं किया है। इसलिए जो भी इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है, वो सारा इंफॉर्मेशन हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर मिलता है। भारत में जब अंग्रेजों का शासनकाल था, अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट बनाया गया और उसी डिपार्टमेंट के अधीन, उसी डिपार्टमेंट के निर्देशन में जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस सिविलाइजेशन को पहली बार एक्सकेवेट किया गया और राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी जैसे लोग जो जॉन मार्शल के टीम के मेंबर थे, उन्होंने इसको पहली बार एक्सकेवेट किया और जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया को ये बताया कि भारत की जो प्राचीन सभ्यता है वो लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू होती है और ये सिविलाइजेशन चूंकि सिंधु और उसके इर्द गिर्द नदियों में डेवलप हुई, एक्सप्लोर हुई, फ्लोरिश हुई, इसलिए इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। जिस समय जिस सिविलाइजेशन को एक्सप्लोर किया गया तो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे सेटलमेंट्स उत्खनन में प्राप्त हुए, एक्सकेवेशन में प्राप्त हुए। और अगर हम इन सारे सेटलमेंट्स को अगर आज के मैप के हिसाब से देखें तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे एरिया हैं जो 3 कंट्री को इंक्लूड करता है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये 3 ऐसे देश हैं जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के सेटलमेंट्स के एविडेंस हमें प्राप्त होते हैं। तो एग्जामिनेशन में ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि किन किन देशों में ये सेटलमेंट्स के एविडेंस हैं। तो आपको भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दिमाग में मेंशन करके इसको रखना है। साथ ही साथ आजादी के बाद जब भारत देश का बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे जो कंट्रीज हैं वहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के फील्ड में कोई भी काम नहीं हो सका क्योंकि वो दूसरे कंट्री में चला गया। लेकिन इसके बावजूद भारत में जो क्षेत्र था जैसे कि पंजाब, हरियाणा,
राजस्थान, इन इलाकों को एक्सकेवेट करके बहुत सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड चीजों को कलेक्ट किया गया, इंफॉर्मेशन गैदर्ड किया गया और सूचनाओं को संकलित करने का प्रयास किया गया। तो इतने के आधार पर आज हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किसको कहते हैं, क्यों इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, और ब्रिक बीड्स बोन्स इस चैप्टर का नाम इसलिए है क्योंकि ये ब्रिक्स हो या बीड्स हो या बोन्स हो, ये सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, इसीलिए इस चैप्टर का हेडिंग दिया गया है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स। तो हमने आज इसको बेसिक एक इंट्रोडक्टरी इस चैप्टर के बारे में पढ़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां एक्सप्लोर हुई, कैसे एक्सप्लोर हुआ, किन किन देशों में पाया जाता है। इस चैप्टर को जानने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है और किस तरह से इसके एक्सकेवेशन का काम हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसके कंटेंट में पढ़ेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जीते कैसे थे, खाते कैसे थे, रहते कैसे थे, क्या उनका पॉलिटिकल सिस्टम था, सोसाइटी क्या था, ट्रेड सिस्टम क्या था, इन सारे चीजों पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।